सुप्रभात। हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं हूं पूर्वा त्रिवेदी और अब से लेकर पूरे 1 घंटे तक आप और हम रहेंगे साथ में। जी हाँ, हमारे विशेषज्ञ होंगे, साथ ही होगा मनोरंजन भी। आप तक तमाम जानकारियां हम पहुंचाएंगे और आपके हमारे पास सवाल होंगे और हमारे विशेषज्ञ के जवाब होंगे। तो हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0755, जी हाँ नोट कीजिए, हमारा फ़ोन नंबर है 0755 266 0049 और हमारे टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए 1800 233 0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं हमारे आज क्या पंचांग। तो हम आपको बताएंगे कि आज है 11 सितंबर और 2023 है, विक्रम संवत 2080 के भाद्रपद मास की आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और दिन है आज सोमवार। तो आज जिनका भी जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और बढ़ते हैं हमारे आज के विचार की तरफ। जी हाँ, तो हमारा आज का विचार है, ओशो कहते हैं कि कोई आदमी चाहे लाखों चीज़ों को जान ले, चाहे वो पूरे संसार को जान ले, मगर वह अगर खुद को नहीं जानता है तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। जी हाँ, इसलिए अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी प्रोग्रेस भी रुक जाती है। और हम बढ़ते हैं अब हमारे आज के इतिहास की तरफ। तो आज का दिन क्यों खास है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। आज के दिन 1853 में शिकागो में विश्व के संसद के उद्घाटन के दिन स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का परिचय दिया था। आज शिकागो में स्वामी विवेकानंद के मशहूर भाषण के 125 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनने जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला था वो आज भी मौजूद हैं और उनका भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद ICT की पहली बैठक हुई थी और 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए आतंकी हमलों में विमानों के टकराने से 2752 लोगों को हमने खो दिया था। वहीं अगर 1906 की बात करें तो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों को शुरू अहिंसक आंदोलन को पहली बार सत्याग्रह का नाम दिया और भारत की कवित्री महादेवी वर्मा को आज के ही दिन हमने खो दिया था। वहीं 1895 में महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता विनोबा भावे जी का भी जन्म हुआ था। तो ये था हमारा आज का इतिहास। तो हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर और आपका परिचय कराते हैं कि आज कौन विशेषज्ञ हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विभांशु जोशी जी को। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप पूर्व सदस्य हैं मध्य प्रदेश बाल आयोग के, साथ ही आप वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। और साथ ही हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं श्रीमती अर्चना खरे, जो निनाद संगीत विश्वविद्यालय की संचालिका हैं, साथ ही आप संगीत शिक्षिका भी हैं और गायिका भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्चना जी। और अब दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि विभांशु जी हमारे बीच मौजूद हैं और हमारा आज का जो विषय है वो है बाल सुरक्षा में समाज की भूमिका। जी हाँ, इस विषय पर हमारे विशेषज्ञ से हम बात करेंगे। हमारा फ़ोन नंबर हमने आपको बता ही दिया है कि हमारा फ़ोन नंबर आपने नोट भी कर लिया है। आपके सवाल होंगे, हमारे विशेषज्ञ के जवाब होंगे। तो विभांशु जी, एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम शुरुआत आपसे ही करते हैं और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बाल संरक्षण का क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब होता है? देखिए पूर्वा जी, बड़ा अच्छा एक तो आपने सवाल किया है, लेकिन उससे पहले क्योंकि सुबह का समय है तो सबको नमस्कार करना बहुत ज़रूरी है। तो दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को मेरा एक खूबसूरत सा नमस्कार। जिस सवाल को आपने पूर्वा जी आज यहाँ रखा है, बच्चे, मासूम बच्चे जिन पर बात होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे अभी आपने हाल में ही कहा कि ज्ञान की बात, सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि हमें बच्चों की सुरक्षा करनी होगी। वो ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि बच्चा अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं रखता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे स्वयं भी ज्ञान रखें और बच्चों को भी इस बात का ज्ञान कराएं। तो जब हम बच्चों के बाल संरक्षण की बात करते हैं तो 4 तरीके के बड़े अधिकार हैं उनके। सबसे पहला आता है जीने का अधिकार, दूसरा है उनका सुरक्षा का अधिकार,
तीसरा है उनका जो है विकास का अधिकार, जब तक बच्चा विकास नहीं करेगा वो संभव नहीं है। और चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है पूर्वा जी, वो है बच्चे की भागीदारी का अधिकार। हम बच्चे को भागीदारी यदि नहीं देंगे तो यह संभव नहीं है कि राष्ट्र का विकास हो। हम जो हमारा जो सपना है, और सुबह सुबह का सपना तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, हमारा जो विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो शायद बच्चों से ही शुरू होगा। बिल्कुल सही बात है, कहते हैं ना कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं, और जब नींव मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर देश तो तरक्की करेगा ही। जैसे आपने बताया, तो अगर हम बच्चों के लिए संविधान की बात करें विभांशु जी, तो उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें। जी हाँ, देखिए, हम जब बच्चों की बात करते हैं तो लॉ ऑफ लैंड, जो हमारा जो भारत का संविधान है, वो बच्चों के बारे में क्या कहता है, क्योंकि वहीं से सारी बातें शुरू होती हैं। तो हमारा जो बच्चों को लेकर हमारे संविधान में अनुच्छेद हैं, वो साफ तौर पर 2 अनुच्छेद हैं, अंग्रेजी में उनको आर्टिकल बोलते हैं, 39E और 39F। वो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। उनमें साफ तौर पर कहा गया है कि बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमें उन्हें खिलते रहने देना होगा। सही बात है। जैसा कि आपको विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि अपनी रेनबो में बोलते हैं कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। उसमें जो पोएट है वो यही कहता है कि जो मैंने बचपन में रेनबो देखा था, वो मेरे जहन में बड़े होने तक मेरे जहन में हमेशा बना रहा। तो बचपन की जो यादें होती हैं वो जीवन को आने वाले समय तक पूरी तरीके से ताज़ा रखती है। तो आज की ताज़ा बात है जिस पर हम यहाँ बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे एक कहते हैं ना, कोरे कागज़ की तरह होते हैं, हम जैसा उस पर लिखेंगे वो वैसा ही ग्रहण करेंगे। और अभी अर्चना जी, जैसा कि बताया हमने दर्शकों के, अर्चना जी हमारे साथ में है। तो अर्चना जी, बात चल रही है बच्चों की, विषय भी हमारा यही है कि बच्चों के संरक्षण को में समाज की क्या भूमिका है। तो मैं चाहूँगी कि क्यों ना आपकी मधुर सी आवाज़ में एक बच्चों के लिए हम छोटा सा गीत हो जाए। बच्चों के लिए ही जी जी जी, जैसे कि बताया कि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। तो उसी पे एक गीत जी। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करें, अगले ही पल फिर बात करें। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन लगता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अर्चना जी। और सुबह सुबह से हमारी भी जो सुबह है वो एकदम सुरीली हो चुकी है आपकी सुरीली आवाज़ में ये गाना सुनकर। और बच्चे भी अगर जाग गए होंगे और जागी गए होंगे निश्चित तौर पे, आपको सुन रहे होंगे तो वो भी खुश हो गए होंगे। अर्चना जी, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने बताया कि आप विश्वविद्यालय चलाती हैं संगीत का, संगीत शिक्षिका हैं, तो उसके बारे में कि कब से आप इसका संचालन कर रही हैं और संगीत के क्षेत्र में कैसे आना हुआ? ये मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड म्यूज़िक का था जी। तो मेरे फादर की बहुत इच्छा थी कि मैं म्यूज़िक में ही आगे बढ़ूं, तो मैंने संगीत की शिक्षा सागर विश्वविद्यालय से ली। फिर भोपाल आई, भोपाल में मैंने 2010 से ही शुरुआत की अपने विश्वविद्यालय की। और आज हमारे विश्वविद्यालय में 1000 से ज़्यादा बच्चे संगीत शिक्षा ले रहे हैं। और उसमें कुछ बच्चे स्लम एरिया के भी हमने उनको रखा है कि जो जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उतना, तो हमने निःशुल्क उनको संगीत शिक्षा देना शुरू किया है। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसका मिला है हमें। बच्चों को प्लेटफॉर्म भी देते हैं, रविंद्र भवन में प्रोग्राम था तो बच्चे बड़े खुश हुए, छोटे छोटे बच्चे, और इतना टैलेंट है उन बच्चों में लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं वो बच्चे। तो हमने उनके लिए भी शुरुआत की है एक नई, कि उनको हम निःशुल्क उनको संगीत शिक्षा देते हैं।
देखिए ना विभांशु जी, सही बात है कि बच्चों के बिना तो जग एकदम सुना है। और जब हम बच्चों को लेकर चलते हैं, चाहे संगीत का क्षेत्र, एजुकेशन का हो, शिक्षा को हो, लेकिन वही हमारा भविष्य है ना, जैसे कि हमने कहा, तो हम उनको लेकर चलते हैं। तो देखिए अर्चना जी भी निःशुल्क शिक्षा बच्चों को प्रदान कर रही हैं। विभांशु जी, इसी को मद्देनजर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि बच्चों पर ही जब हम इतना फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, तो बच्चों के ही ज़्यादा अपराध क्यों होते हैं? मतलब ये भी एक थोड़ा सा विचारणीय विषय है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात पूर्वा जी आपने कही, और मैं तो उसी अभी अर्चना जी के गाने से ही उस बात को उठाना चाहूँगा। जो अर्चना जी ने बच्चे मन के सच्चे बोला, उसमें एक शब्द आया भोलापन। इनके अंदर, बच्चों के अंदर भोलापन बहुत होता है, वो बहुत मासूम होते हैं, बहुत आसानी से किसी के झांसे में आ जाते हैं। तो ऐसे में जो बदमाश लोग होते हैं, राक्षस होते हैं, वो लोग उनको उनके साथ इस तरीके का अपराध करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इस बारे में जागरूक किया जाए, उनके पास उनके माता पिता और समाज की तरफ से उनको वो बातें बताई जाएं कि कैसे लोग उनके साथ गलत कर सकते हैं। ये बातें, इसमें ख़ास तौर से मैं एक और बात आजकल लोगों को बताता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, मैं लोगों को ये बताता हूँ कि बच्चों के साथ जाकर फिल्में भी देखें, अच्छी फिल्में देखें। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों के साथ दूरदर्शन में अच्छे कार्यक्रम देखें, उस कार्यक्रम के बाद उस कार्यक्रम पर चर्चा करें कि कौन सा चरित्र अच्छा था, कौन सा चरित्र खराब था। ये बच्चे के साथ जब बात करेंगे तो बच्चा अपने मनोभाव को बाहर निकालेगा। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अपना रोल मॉडल किसको बना रहा है, क्या वो वास्तव में गलत व्यक्ति को गलत समझ पा रहा है या नहीं। तो इस तरीके से ये दूरदर्शन एक बहुत बड़ा माध्यम है इन बातों को बच्चों तक सिखाने का। और जैसा कि हम जानते हैं, दूरदर्शन तो ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच है उसकी, तो बहुत आसानी से ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो बच्चों के साथ होने वाले अपराध इसीलिए ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि माता पिता में भी कानून के प्रति अज्ञानता होती है, समाज में कानून के प्रति अज्ञानता होती है, संवेदनशीलता नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हमें इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि बच्चे ही भारत का भविष्य है और उनको बचाना हमारे लिए सबसे बड़ा काम है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, जो संस्कार, जो चीज़ें हम उनको बताएंगे, जैसा कि आपने कहा कि हम पात्र के बारे में उनको जानकारी देते हैं, तो जिस तरह से हम उनकी नींव डालेंगे, उनके मस्तिष्क का विकास करने की कोशिश करेंगे, और निश्चित तौर पर वो उसी दिशा में जो है वो निरंतर जो है आगे बढ़ते जाएंगे। जी हाँ, तो दर्शकों आपको बताना चाहेंगे विभांशु जी हमारे साथ है, अर्चना जी हमारे साथ है, और फ़ोन नंबर जो है वो आपके पास है। एक बार हमारा फ़ोन नंबर आप पुनः नोट कर लीजिए। हमारा STD कोड है 0755 और हमारा फ़ोन नंबर है 2660049। जी हाँ, ये हमारा फ़ोन नंबर है। टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए 1800 और 233 0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमें कॉल कीजिए और जो भी आपके मन में सवाल है हमारे विशेषज्ञों से आप पूछ सकते हैं। विभांशु जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे बच्चों की, तो बच्चों की शिक्षा को लेकर अगर कानून की बात की जाए तो भी हम जानना चाहेंगे कि उनकी शिक्षा को लेकर क्या कानून है। देखिए, शिक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े मानक निर्धारित किए गए हैं, और जब हमने हाल में ही भारत के संविधान की बात करी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत से संविधान में जो शिक्षा का अधिकार जो है उसे मौलिक अधिकार के तौर पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल किया। तो भारत की संसद ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया। 21 को मैं आर्टिकल 21 को जरूर बताना चाहूँगा, उसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार के, उसमें ये कहा गया है कि 14 वर्ष तक का बच्चा और 8वीं क्लास तक निःशुल्क, दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है पूर्वा जी उसमें, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेगा। अच्छा, मतलब निःशुल्क भी हो और अनिवार्य भी हो, ये दोनों बातों का उल्लेख किया गया है। अच्छा, यही नहीं, हमारा भारत का संविधान यहाँ पर सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी करके नहीं छोड़ रहा, बल्कि वो यहाँ तक जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पालकों की भी जिम्मेदारी निर्धारित कर रहा है। हाँ, उसमें बाकायदा हमारे संविधान में पालकों की जिम्मेदारी बताते हुए कहा गया है कि ये पालकों की बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चा स्कूल तक आए,
जी, बहुत ही बढ़िया ये जानकारी। हाँ, और नहीं मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जी अभी हमारे साथ दर्शकों को आपको बताना चाहूँगी कि देश के लिए बड़ी ही गौरवान्वित करने वाला ये विषय है कि G20 का शिखर सम्मेलन जो है वो हमारे देश में हो रहा है और हम भारत जो है उसकी मेजबानी कर रहा है और हो चुका है यहाँ। और हमारे साथ जो है अभी फ़ोन लाइन पर प्रोफेसर डॉक्टर KG सुरेश जो हैं, कुलपति हैं माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फ़ोन इन कार्यक्रम नमस्कार MP में। जी नमस्कार जी। सर, बिल्कुल हम आपसे जानना चाहेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन की भारत ने अभी मेजबानी की है, उसके बारे में हम आपके विचार जानना चाहते हैं। जी देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि भारत को विश्व पटल पर जो है जिस तरीके से स्थापित किया गया है, आज पूरे विश्व के सबसे ताकतवर मुल्क आज उपस्थित थे, लेकिन भारत ने अपना नेतृत्व, जो ही समावेशी नेतृत्व पूरे विश्व को साथ में लेकर चलने का, G20 के अध्यक्षता में उसका जो ध्येय वाक्य था वो वसुधैव कुटुंबकम, और उसी के तहत जो है आपने देखा कि अफ्रीकन यूनियन को जी पहली बार सदस्यता दी गई G20 का, जी AU को मेंबर बना दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जहां ताकतवर मुल्कों के एक जमात में आज भारत को जैसे ही जगह मिला, भारत को जैसे ही अवसर मिला, उसने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा। भारत हमेशा की तरह जैसे कोविड काल में अपने लोगों के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ उसने पूरे पिछड़े गरीब मुल्कों के लिए भी सोचा, उसी प्रकार AU को भी मेंबर बनाया अफ्रीका के मुल्कों को। पहली बार एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ जी, और जितने भी विश्व नेता उपस्थित थे उन्होंने इस बात को तारीफ किया, प्रशंसा किया कि भारत के नेतृत्व में जो G20 हुआ है उसने विश्व के समस्याओं, जो चुनौतियां हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, ऊर्जा को लेकर हो, पारंपरिक गैर पारंपरिक ऊर्जा को लेकर हो, और बहुत सारे विषयों को लेकर विश्व के सामने जो समस्याएं उसको लेकर एक एकता बनाने का प्रयास किया। एक समावेशी प्रस्ताव जिसमें कोई फुटनोट नहीं था। ये रूस में तक इस बात का खुशी जाहिर की कि जबकि हर जगह चिंता ये थी कि शायद यूक्रेन को लेकर जो है आपस में ये तो मतभेद होगा, लेकिन नई दिल्ली में पारित प्रस्ताव जो है उसको सर्वसम्मति से सब खुश होकर गए। भारत की मेजबानी का तो खैर पूरे विश्व में आज जो है चर्चा है। हमने एक ऐसा प्रस्तुत किया मिसाल। जी बिल्कुल बिल्कुल सुरेश सर, जी बिल्कुल का जो है मैं समझता हूँ कि भारत के लिए जो गौरवान्वित करने वाला ये पल था, और अब ये नेतृत्व ब्राजील को दिया है। तो ब्राजील के जो राष्ट्रपति है उन्होंने कहा कि हमने भारत में जो किया है वो करने का कोशिश करेंगे। जी उतना बड़ा एक जी बिल्कुल भारत जी कहते ना कि भारत जो भी करता है वो अपना बेस्ट देकर ही करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका, बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों, पुनः हम अपने विशेषज्ञ की तरफ आना चाहेंगे और बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि G20 की अभी हमने बात की, निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया हमारी गौरवान्वित करने वाला विषय है। मैं वहीं से उस बात को उठाना चाहूँगा। जी 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 देखिए, जो विषय था वसुधैव कुटुंबकम, और ये भारत ने इसको आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया को एक परिवार के तौर पर, और जैसे ही हम जानते हैं कि परिवार का सबसे बड़ा अहम हिस्सा जो होता है वह बच्चा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे की शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। बच्चा शिक्षा पाएगा तभी वो G20 जैसे सम्मेलनों में जाकर अपनी बात रख पाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि भारत के संविधान में जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो 2002 में दिया गया। उसके बाद एक कानून आया 2009 में जिसको कहते हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। उसको अंग्रेजी में छोटे में बोलते हैं RT एक्ट 2009। इसके बाद पूरे देश में शिक्षा में बहुत बड़ी क्रांति आई और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जगह जगह स्कूल खोले जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में तो साइकिल तक बच्चों को स्कूल आने तक गणवेश दिए जाते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा का प्रचार प्रसार पड़ोस में हर मोहल्ले के में
नज़दीक में स्कूलों को खोला जा रहा है। तो इस तरीके के शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद से बड़ी क्रांति आई। एक बात मैं ये बहुत ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहले पुराने ज़माने में बच्चों के साथ स्कूलों में मारपीट हुआ करती थी, लेकिन अब इस कानून को आने के बाद शारीरिक रूप से किसी प्रकार का दंड, शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता। कॉर्पोरल पनिशमेंट जिसको कहते हैं, वो अब स्कूलों में नहीं जा। तो उससे क्या हुआ, जैसा कि हमारे अर्चना जी का बच्चे मन के सच्चे और खुश रहने चाहिए, तो भय मुक्त वातावरण में शिक्षा देने का जो एक अभियान चल रहा है पूरे देश में, ये बड़ा महत्वपूर्ण जी है। बिल्कुल, आपने अर्चना जी की बात कही है और शिक्षा को लेकर और भी कई सवाल हैं मेरे भी मन में, मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी। और अर्चना जी, जैसा कि आपने बताया कि संगीत विश्वविद्यालय में आप बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करती हैं म्यूज़िक की, और साथ ही आगे बढ़ाती हैं। तो हम चाहते हैं कि एक और आपकी आवाज़ में एक सुरीला सा गाना हमारे दर्शकों तक पहुँचे। जी बिल्कुल जी, मैं आपको बुंदेलखंडी लोकगीत सुनाती हूँ। जी जी, स्वागत है। एक्चुअली मैं वहीं की हूँ, तो अपनी विरासत को आगे बढ़ाना तो हमारा बिल्कुल पूरा कर्तव्य बनता है, हमारी परंपरा को आगे बढ़ाना। तो अभी हाल ही में जन्माष्टमी निकला है, हमारा इतना बड़ा त्योहार, तो उसी के चलते कृष्ण जी का लोकगीत। बिल्कुल, एक विधा है, लेद बोलते हैं इसको, बुंदेलखंडी लेद। अच्छा, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। मत जइयो जमुन की गैल सखीरी नंद, लाल खड़ो मगरो कतरी। मत जइयो जमुन की गैल सखीरी नंद, लाल खड़ो मगरो कतरी। मत जइयो सखी कौन जतन बाको समझावो, सखी कौन जतन बाको समझावो। कहाँ तक लो अनाड़ी की गम खावो, कहाँ तक लो, अरे हाँ कहाँ तक लो अनाड़ी की गम खावो। मन मोहन मन मोहन मन मोहन, बड़ो है धुकैल सखीरी नंद, लाल खड़ो मगरो कतरी। मत जइयो अरे हाँ मत जइयो, अरे हाँ मत जइयो, मत जइयो जमुन की गैल सखीरी नंद, लाल खड़ो मगरो कतरी। मत जइयो। क्या बात है अर्चना जी, बिल्कुल आपने मतलब माहौल को एकदम खुशनुमा बना दिया। सुबह सुबह से सभी का मूड एकदम फ्रेश हो गया होगा। और संगीत का तो आधार ही हमारा फोक म्यूजिक है, लोकगीत। संगीत का आधार ही हमारा फोक म्यूजिक है, बिल्कुल। और हमारा बेस इतना मजबूत है ना, हम जब सुनते हैं कि तब हमें अपने आप में गर्व महसूस होता है कि देखिए हम इस भारत देश से हैं और इतनी अच्छी परंपरा का निर्वहन हम आज तक कर रहे हैं। और जब आप बात कर रही थी नंदलाला की बात कर रही थी, तो नंदलाला के रूप में भी मुझे छोटे छोटे, क्योंकि विवांशु जी यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे वहीं दिखाई दे रहे थे हंसते खेलते मस्ती करते हुए कि किस तरह से जो हमारे कृष्ण भगवान भी, जो हमारे प्राचीन हमारे ग्रंथ भी हैं, वो भी हमको आगे बढ़ने की, और हमारे जो अवतार रहे हैं भगवान के, वो भी हमको बच्चों के प्रति कितनी संवेदनशीलता की शिक्षा प्रदान करते हैं कि किस तरह से हमको मतलब उन्हें सिखाया कि कैसे हमको पालन पोषण करना चाहिए। अगर हमको एक मजबूती हमें अपने जीवन में लानी चाहिए तो सौम्यता भी लाना चाहिए। हर तरह की चीज़ें भगवान भी हमको सिखाते हैं। विवांशु जी, हम बात कर रहे थे शिक्षा के ऊपर बच्चों की, तो जैसा कि मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था, मैंने आपसे कहा था कि कई हमारे ऐसे गरीब बच्चे रहते हैं और कहीं ना कहीं उनके पास कहते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कहते हैं कि हर विद्यालय में आवश्यक होते हैं, उनके पास नहीं रहते हैं, जो कि बस्ती में निवास करते हैं या नहीं, तो उनके लिए क्या ऐसा प्रोसीजर रहता है कि हम उन बच्चों को सरकारी विद्यालयों तक पहुंचा सकें, या जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके लिए कार्य कर रही हैं ताकि उनके पास कुछ नहीं हो लेकिन वो भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके? बिल्कुल पूर्वा जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है और शिक्षा से जुड़ी हुई है। लेकिन पहले मैं बाल कृष्ण जी के बारे में जरूर जानना चाहूँगा क्योंकि इतनी सुंदर बात निकल कर आई। और मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि जो
जहाँ शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त करी वो संदीपनी आश्रम हमारे उज्जैन में है। तो जब भी हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो शिक्षा सबसे अहम आती है, क्योंकि वो 64 कलाओं के जानकार थे जो उन्होंने संदीपनी आश्रम से प्राप्त करी। और साथ में जब वो मटकी फोड़ने की जो बात होती थी उसको बड़े मैं आदर्श रूप में देखता हूँ पूर्वा जी। मटकी फोड़ना मतलब उनका मतलब था कि ये जो क्रीम है, जो मक्खन है, उसका सबसे पहला हक जो है वो लोकल बच्चों का है। जब वो खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी विकास हो सकेगा। तो बच्चों का स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। तो वापस स्वास्थ्य पर हम आगे बात करेंगे, बिल्कुल, और हम शिक्षा आपसे पर कंटिन्यू बात करेंगे। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। कार्तिक शर्मा नाम है उनका, भोपाल से। कार्तिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। जी कार्तिक जी, हमारे विशेषज्ञ हमारे बीच में हैं, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जी नमस्कार सर। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो समाज में बच्चों के लिए है हम वर्क कर रहे हैं, उसमें तो माँ बाप की कितनी भूमिका रहती है। जैसे आज के जमाने में तो माँ भी वर्किंग पे चली जाती है, पिताजी भी वर्किंग पे चले जाते हैं, है ना। तो उसका क्या बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है? उसके लिए भी क्या कोई कानून है? अच्छा जी, मतलब ये पूछना चाहते हैं कि जिनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो अगर उनका बच्चा घर में है तो किस तरह से हम बच्चों को जो है उनको सुरक्षा और कानूनी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। हालांकि ये बात सही है कि पहली पाठशाला तो बच्चे ही होते हैं और माता पिता होते हैं, और उनके बिना तो आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन विभांशु जी, आप प्रकाश डालें। कार्तिक जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी जी। और जो बच्चे होते हैं वो राष्ट्र की धरोहर होते हैं, और पूरी दुनिया सहित भारत में भी अब ऐसे कानून आ चुके हैं जिसमें बच्चों के महत्व को स्वीकार किया गया है और माता पिता की भी बड़ी जिम्मेदारियां निर्धारित करी गई हैं। जैसा कि हम संविधान में ही बात कर रहे थे कि संविधान में संशोधन हुआ है और बच्चों का ये नैतिक, माता पिता का, पालकों का ये नैतिक दायित्व है कि बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। साथ में ही जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है उसमें एक संस्था होती है बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण, जी हाँ जी। और वो बाल कल्याण समिति हर जिले में होती है और वो बाल कल्याण समिति बाकायदा इस बात की निगरानी करती है कि क्या किसी परिवार के अंदर भी किसी बच्चे के अधिकारों का हनन हो रहा है क्या। अच्छा। इस बात की भी निगरानी उस जिले के प्रत्येक बच्चे की गार्जियन जो होती है वो बाल कल्याण समिति। अच्छा, जी जी, CWC उसको बोलते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। उसमें बाकायदा एक अध्यक्ष होता है, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर पूरी निगरानी बच्चों को लेकर रखी गई है। शासकीय जिला कलेक्टर महोदय उसके मॉनिटरिंग मेंबर वो होते हैं। यदि बाल कल्याण समिति सही ढंग से नहीं कार्य करती तो कलेक्टर महोदय उसको देखरेख भी करते हैं। तो इस तरह उसको फाइनल अथॉरिटी के तौर पर बाल कल्याण समिति को बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पालकों को पूरा स्वतंत्र कर दिया गया, लेकिन हाँ, बच्चे के जीवन के यापन के लिए पैसा भी ज़रूरी है। माता पिता जब कमा कर लाएंगे तभी बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो उनको रोजगार से तो वंचित नहीं किया सकता, लेकिन बच्चों के अधिकारों को देना भी उनकी अहम जिम्मेदारी है, जिसके लिए भारत में कानून बन चुके हैं और उनका पालन भी जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है। जी, हमें उम्मीद है कि कार्तिकी जी को अपना जो आंसर है, उत्तर है, वो मिल गया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी आपको हमें कॉल करने के लिए। विभांशु जी, जैसे कार्तिक जी ने सवाल किया इस तरह से, अच्छा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। आजकल तो देखा, आधुनिक युग है तो घर में कैमरा भी लगा जाते हैं, और अगर केयर टेकर रखते हैं, उनकी मजबूरी होती है तो उसकी भी देखभाल करते हैं और अपने आस पड़ोस में भी बोल कर जाते हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं जानते, क्या कभी उनका बच्चा किसी मुसीबत में हो या कुछ ऐसा हो जाए कि माता पिता को फ़ोन नहीं लग पा रहा है या नहीं कुछ का, क्या कोई ऐसा नंबर है या कोई बच्चा किसी की मदद उस समय पर प्राप्त कर सकता है कि नहीं? अगर पेरेंट्स को हमारे बात नहीं हो पा रही है तो अगर ऐसी कोई चीज़ है, घर में कोई अनैतिक व्यक्ति आ चुका है या मेरे ऊपर उनको ऐसा लग रहा है कोई संकट है, तो इस जगह पे बच्चा क्या कर सकता है और कहाँ वो
कॉल जी, कर सकते हैं? पहले तो सबसे आसान नंबर 100 नंबर है, उसमें सभी का अधिकार है, बच्चे का भी अधिकार है कि उसमें फ़ोन कर सकता है। अभी हाल में अभी तक चाइल्ड लाइन की व्यवस्था होती थी, चाइल्ड लाइन का नंबर 1098 होता था। अब उसको बदलकर एक दूसरा नंबर आ गया है। वो नंबर हम जल्दी ही सार्वजनिक कर देंगे। पहले चाइल्ड लाइन का नंबर जो था वो ग्लोबल पूरे देश का एक ही होता था और उसी के थ्रू पूरी मॉनिटरिंग होती थी उसमें। लेकिन अब एक नया नंबर हर राज्य का आ गया है, उसके थ्रू उसमें मॉनिटरिंग होती है और वहाँ बच्चा शिकायत आसानी से कर सकता है। बच्चे की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। की बात कर लीजिए, आप मदद की बात कर लीजिए। जी बिल्कुल। और सबसे तो। इम्पोर्टेंट ये है कि पूर्वा जी की माता पिता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मैं मुंबई का 2013 का एक घटना का आज जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि आपके दर्शकों को मालूम पड़े कि कितनी संवेदनशीलता का बच्चे के साथ आपको रखनी होगी। एक मासूम बच्ची प्राइमरी की स्कूल बस से आती जाती थी। स्कूल बस का जो कंडक्टर था वो उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करता था जो उचित नहीं था। तो वही अनुचित व्यवहार बच्ची ने आकर अपनी माँ के साथ किया। तो माँ डर गई कि ये मेरी बच्ची ने इस तरीके का व्यवहार तो मैंने कभी सिखाया ही नहीं, इसने कैसे कर दिया मेरे साथ। तो माता पिता की यहाँ संवेदनशीलता सामने आती है। माता पिता सतर्क हो गए, सजग हो गए, उन्होंने तत्काल बच्ची के साथ उस बात पे गंभीरता से बात करी और बच्ची से पूछा, मासूम बच्ची से पूछा, बेटी तुमको ये किसने सिखाया और ये तुमने क्यों करती हो? तो उसने बोला कि कंडक्टर अंकल मुझे बहुत प्यार करते हैं, बस में सीट नहीं होने के बावजूद मुझे अपनी गोदी में बैठा कर आते हैं और इस तरीके का व्यवहार वो मुझे एक साथ करते हैं। अब आप देखिए, जो अपराध था वो बच्ची को प्यार नजर आ रहा था। यदि माता पिता संवेदनशील और जागरूक नहीं होते तो उस बच्ची के साथ अपराध का घटनाक्रम जारी रहता, निरंतर जारी रहता। हालांकि फिर उसके बाद इस बात से मैं जागरूक हुआ और पूर्वा जी मैंने पूरे देश में बसों में सीसीटीवी लगाने के लिए अनुरोध किया और मैं भारत सरकार का और मध्य प्रदेश की भी सरकार का आभारी हूं कि पूरे देश में स्कूल बसों में सीसीटीवी लगाने का हम भी आपके आभारी हैं कि आपने इस तरह का जो तो मतलब आपने शुरुआत करी इस चीज़ों की सुरक्षा को लेकर और हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही जानने वाली चीज़ है, विषय है ये और ध्यान देने वाला। अर्चना जी, जैसे कि बात हो रही है बच्चों की, तो बच्चे तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं बहुत ही कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, तो संगीत का भी उनके मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता होगा। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आपका क्या कहना है कि संगीत का किस तरह से असर उनके मन और मस्तिष्क पर होता है? देखिए पूर्वा जी, मेडिटेशन है म्यूज़िक तो जी एक तरह से, और आजकल बच्चे मोबाइल और टीवी का ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं, मोबाइल का। और अभी कोरोना के बाद से बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत अलग हो गई है। कई पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अग्रेसिव हो गए हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप क्लासिकल म्यूज़िक उनको सिखाइए, जिससे उनका प्रॉपर कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और ऐसा हुआ भी है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट म्यूज़िक के हमारे पास आए हैं। जी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा, मोबाइल जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं उनको दूर रखें और उनको खेल में, म्यूज़िक में बच्चों को आगे बढ़ाएं, जिससे प्रॉपर बच्चों का विकास हो। जैसे कि अर्चना जी, अभी तो देखा है कि हमने कई स्कूल में म्यूज़िक का भी एक सब्जेक्ट होने लगा है, विषय होने लगा है, नृत्य का होने लगा है, म्यूज़िक का होने लगा है। कई बच्चे उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं आते हैं, और आपका तो विशेषकर संगीत को ही समर्पित है। तो आपने क्या ऐसे बच्चों में कुछ अंतर देखा होगा कि जो बच्चे संगीत सीखते हैं उनकी मनोवैज्ञानिक दशा या दिशा किस तरह से होती है, और जो नहीं उसमें आते हैं तो कुछ अंतर आपको समझ आता है? जी बिल्कुल आता है जी। और ऐसे बच्चों के लिए कि जो जिनके पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है इनका, और बहुत गुस्सैल हो गए हैं और बहुत अग्रेसिव हो गए हैं, किसी चीज़ को लेके जिद करते हैं, तो उनका बहुत अच्छा प्रभाव व्यवहार में भी सौम्यता आई है और बच्चों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट बच्चों का सामने आया कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगा, बच्चे खुश रहने लगे। तो संगीत का तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों के ऊपर है। और मैं गुजारिश करूँगी
सभी माता पिता से कि बच्चों को एक सब्जेक्ट बच्चों का म्यूजिक ज़रूर रखें। बिल्कुल ज़रूर रखें ताकि जो है उनका मन और मानसिक विकास, शारीरिक विकास भी उनका। जी विभांशु जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि म्यूजिक का जो है बाल मन पर और इस तरह के अगर विषय आते हैं क्या प्रभाव पड़ता है आपका? बिल्कुल, देखिए पूर्वा जी, अर्चना जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और सौभाग्य से मैं भारत सरकार के बाल भवन जो संस्था है उसका माननीय अटल जी की सरकार में पूरे बोर्ड मेंबर रहा हूँ और पूरे देश के बाल भवन जहाँ हम लोग जो है अनौपचारिक शिक्षा देते थे, जिसमें संगीत थी, कला थी और अनेक चीज़ें उसमें सिखाई जाती थी। तो आनंद युक्त शिक्षा देने के लिए स्कूलों में संगीत और अन्य गतिविधियों का किया जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया पूर्वा जी, इससे हम जो है जो ड्रॉप आउट रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। बच्चे का स्कूल में मन लगेगा। देखिए, स्कूल में बच्चा आए और लगातार आए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी है। उसको बांध कर रखना ये तभी संभव हो सकता है जब हम उसको अनौपचारिक शिक्षा के भी माध्यमों से उसे जोड़ेंगे। नाटक है, संगीत है, खेल कूद है। बिल्कुल बिल्कुल, और सही बात है कि अर्चना जी, अगर इस तरह की बात चल रही है बच्चों को लेकर और हमारे बच्चे जो हैं और चाहते हैं कि आपकी सुरीली आवाज़ में इतनी अच्छी बात आपने बच्चों के लिए कही है तो एक अच्छे से गाना भी हो जाएगा। जी बिल्कुल जी। अभी सावन का माहौल वैसे चल ही रहा है, तो सावन का 2 महीने इस बार तो हम लोगों ने सावन का स्वागत किया है और सावन मनाया है। तो सावन के कजरी में आपको सुनाते हैं। और बारिश का तो दौर, बारिश का दौर चल रहा है तो हम भी सावन मान के चलते हैं जी। बरसे सावन में बादरिया, चुनरिया मोरी भीजी जाए। बरसे सावन में बादरिया, चुनरिया मोरी भीजी जाए। बिजली चमके बादर गरजे, दादुर दोक सुनाए। बिजली चमके बादर गरजे, दादुर दोक सुनाए। मोरा की कूकन हृदय में हुकन सी लग जाए। बरसे सावन में बादरिया, चुनरिया मोरी भीजी जाए। बरसे सावन में बादरिया, चुनरिया मोरी भीजी जाए। क्या बात है अर्चना जी, बहुत ही बढ़िया। और विभांशु जी, बहुत ही प्यारा सा गीत हमने सुना और सावन की बात चली तो मुझे सावन से और पानी से थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ध्यान आ गया क्योंकि अगर बारिश का मौसम होता है और भी मौसम आते रहते हैं, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम बच्चों के स्वास्थ्य की बात की जाए तो अगर हम जोड़े उसको, तो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर क्या ऐसा कानून है या क्या सावधानियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, उस पर भी हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें। जी हाँ, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हमारे संविधान में भी साफ तौर पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं और साथ में राज्य में अनेक तरीके की केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं चलती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि वैक्सीन होती हैं, इम्यूनाइजेशन, पोलियो ड्रॉप का कितना बड़ा अभियान पूरे देश में लगातार, और आज हम पोलियो मुक्त हो चुके हैं काफ़ी। तो ये सब स्वास्थ्य योजनाओं में ही आता है। स्वास्थ्य योजनाओं में आंगनवाड़ी के माध्यम से धात्री माताओं को भी भोजन दिया जाता है, तो वो भी बच्चों का ही अधिकार है। साथ में 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे का भोजन भी आंगनवाड़ी के माध्यम से, हाँ, ये जो भोजन का अधिकार अधिनियम है 2013 में भारत में लागू हुआ है। इसके तहत 3 बातें साफ कही गई हैं। एक तो जो माता है वो 6 महीने तक उसको भोजन दिया जाएगा, जो गर्भवती माता है। फिर 0 से 6 महीने तक के बच्चे को आंगनवाड़ी में भोजन दिया जाएगा। साथ में उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाने लगेगा तो 8वीं साल क्लास तक का मध्याह्न भोजन
उसको मिलना उसका भोजन का अधिकार है, भोजन का अधिकार है। साथ में हम आजकल देखते हैं कि कोई बच्चे जो होते हैं माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, जी। उनके लिए बाकायदा जो जिला चिकित्सालय में ऐसे केंद्र होते हैं जिनको एनआरसी सेंटर्स हम बोलते हैं, जहाँ पर बच्चे के वजन के आधार पर उनको वहाँ भर्ती किया जाता है। साथ में माता जी को उनके साथ रहने की भी वहाँ व्यवस्था करी जाती है, वहाँ पर उस बच्चे को भोजन देते हैं और माता जी को भी वहाँ पर भोजन दिया जाता है। कुपोषण के खिलाफ जो हमारे देश में और आशा कार्यकर्ताएं ऐसे लोगों को चुन चुन कर अस्पताल तक लेकर आती हैं, उनका वजन करती हैं, उनको लेकर आती हैं। उसका एक बाकायदा फॉर्मूला है। यही नहीं, यदि हम देखते हैं कि कभी बच्चा अविकसित पैदा हुआ तो सिक न्यू बॉर्न यूनिट होते हैं, जहाँ पर हर जिले में बना दिए गए हैं भारत सरकार द्वारा, और जिला सरकार उनकी मॉनिटरिंग करती है। तो वहाँ पर जो मान लीजिए अल्प 7 साल का बच्चा निकल आया है, उसको रखना है, तो ऐसे बच्चों तक तो आप ये मान के चलिए कि हर स्तर पर स्वास्थ्य की चिंता भारत सरकार बच्चों की करती है। उनको अच्छा भोजन मिले, उनको अच्छी सही दवाइयाँ उन तक पहुंचनी चाहिए, इसकी चिंता भारत सरकार और राज्य सरकार करती है। तो ये योजना है, बच्चों का जो स्वास्थ्य है उसकी जिम्मेदारी भी हमारे सरकार की है, और उनको स्वस्थ रखना, सुपोषित रखना, मतलब सारी चीजें। और स्वच्छता अभियान तो आप देख ही रहे हैं भारत में कितने जोर शोर से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। आजकल तो देखिए बच्चे सबसे बड़े स्वच्छता के एम्बेसडर हैं। बिल्कुल, माता, मैं ऐसी कई घटनाएं मेरे को सुनने में आई, जब माता पिता कहीं कचरा फेंक रहे होते हैं तो बच्चे उन्हें टोक रहे हैं। बच्चे देखते हैं, और ये बात सही है कि बच्चों के मन पर नहीं टोक रहे हैं मैडम, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है इस चीज का। मैंने भी कुछ दिन पहले देखा कि किसी और व्यक्ति ने आइसक्रीम खा के जो उसका रैपर था वो नीचे फेंका, लेकिन एक छोटी सी बच्ची आई, उसने ये नहीं देखा कि मेरा है नहीं है, उसने वहाँ से उठा के उसको डस्टबिन में डाला। तो ये कि अप्रिशिएट करने वाली बात थी कि अगर हमारे बच्चे ये नैतिक शिक्षा लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए कि आगे उनमें कितनी। और देखिए, मैं यहाँ से अपनी बात और थोड़ा सा कहना चाहूँगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक वीडियो देखा था मैंने जी। भारत का झंडा, वहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है, खड़े होने के लिए एक जगह झंडा रखा जाता है। तो जब वो मंच पे गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पे, तो उन्होंने जैसे ही वो झंडा जमीन पर देखा, सबसे पहले भी ये 10 दिन पहले की घटना, उन्होंने उस झंडे को उठाया और तुरंत अपने जेब में। जी, ये बहुत ही पूरे देश इसका साक्षी इस घटना का, विभांशु जी, क्योंकि उसके साथ ही जो फिर दूसरे हमारे उनके साथ में थे प्रधानमंत्री, उन्हें भी अपने देश के झंडे का भान हुआ, और उन्हें भी मोदी जी को देखकर और अपने झंडे को लेकर, और उन्होंने कहा बिल्कुल। देखिए, कहते हैं ना कि घर से ही अच्छी चीज़ों की शुरुआत होती है। हम बच्चों को, जो शिक्षा की बात चल रही थी, घर से ही माता पिता देते हैं, माता पिता के बाद विद्यालय देते हैं, विद्यालय के बाद हमारा देश है, और हम सब उसमें कहीं ना कहीं तो बच्चा ऑब्जर्व करता है। जी, और वही रिफ्लेक्ट करता है। जी, विभांशु जी, मैं बीच में आपको ब्रेक करना चाहूँगी। हमारे कॉलर हैं भोपाल से विनोद जी, विनोद कुमार जी अभी जुड़ चुके हैं भोपाल से। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। विनोद जी। हाँ जी जी, विनोद जी, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि किस तरह के बच्चों को आज के आधुनिक युग में, डिजिटल माध्यम के युग में, इंटरनेट से किस तरह से उनको सोशल मीडिया से बचाया जाए, क्योंकि इससे बच्चों में की मनोवृत्ति बहुत चेंज हो रही है। बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जी, बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है ये, और बहुत ही मतलब जानने योग्य है कि सही कहा विनोद जी ने कि आजकल जो आधुनिक युग है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल युग है, मोबाइल का है, इंटरनेट का है, और उसके सकारात्मक तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी जो है बच्चों पर आ रहे हैं। जी विभांशु जी। जी हाँ, देखिए विनोद जी, आपने बहुत अहम बात रखी जो पूरी दुनिया के लिए इस समय चिंता का विषय है। आज WW वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो नेटवर्किंग के साथ एक जाला जैसा है, और उस जाले में बच्चा यदि फंस गया तो उसके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, क्योंकि वो अब ग्लोबल नेट में आ गया है। अभी तक तो वो पड़ोस के नेट में रहता था, मोहल्ला नेट में रहता था, अब वो ग्लोबल नेट में है। तो कौन सा अपराधी कहाँ उसको शिकंजा कस ले, यह एक चुनौती का विषय है।
अनेक ऐसे गेम आए जो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हुए। ब्लू व्हेल गेम था जिसके खिलाफ हमने काफ़ी काम किया, पबजी था, ऐसे करके अनेक गेम थे। मोमो चैलेंज एक बहुत खतरनाक था। तो इसलिए जो भी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं वो थर्ड पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेती हैं। तो ये माता पिता की ही जिम्मेदारी है कि वो अलर्ट रहें। जो गेम खिला रहा है वो जिम्मेदारी लेता ही नहीं, वो जो जिसके साथ बच्चा कनेक्ट हो रहा है वो और उसके बीच की बात। तो थर्ड पार्टी जिम्मेदारी चूंकि यहाँ पर नहीं है, तो माता पिता को सजग होना इस मामले में बहुत ज़रूरी है। और मैं ये तो कहूँगा कि माता पिता को स्मार्टफोन के साथ खुद भी स्मार्ट होना चाहिए। बिल्कुल जैसे कि आपने बात कही शिक्षा की सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा, वहीं साइबर सुरक्षा भी जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़रूरी है। उसके लिए माता पिता को, जैसे कि हम जब बिजली के सामान अपने घर में लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, तो वैसे ही तो इसमें मैं मानता हूं कि बच्चों को जब आप मोबाइल दें तो पेरेंटल गाइडेंस में रखें और आप उसके वो ऐप उसमें ना लोड करने दें जो उसको नुकसानदायक हो सकते हैं। बच्चों को अपने अकाउंट के कोई पासवर्ड्स वगैरह बच्चों को ना दें जिससे कि वो कोई पैसा कहीं ट्रांसफ़र कर सके। बच्चों के एक्सेस में कोई ऐसे प्राइवेट फोटोग्राफ्स अपनी फैमिली के ना हो जिससे कि कोई जानकारी दूसरे व्यक्ति के पास लीक हो सके। तो ये सब कुछ जानकारियों को, जहाँ तक स्कूलों की बात है, स्कूलों में आजकल फ़िल्टर यूज़ होते हैं और बच्चे ऐसी साइट्स को एक्सेस स्कूलों में नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी स्कूलों में भी बहुत निगरानी बच्चों पर रखी जाती है। एक फोकल पॉइंट टीचर होता है जो साइबर सेफ्टी के मामले में एक एक बच्चे पर निगरानी, उसी ही सीबीएसई के नियमों के तहत वही टीचर की जिम्मेदारी होती है, फोकल पॉइंट टीचर जो साइबर सेफ्टी के नियमों को निगरानी रखे। तो इस तरीके से जी तो विनोद जी का अच्छा सवाल है। अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और बिल्कुल सही बात है कि कई चीज़ों के जहाँ सकारात्मक असर होता है तो नकारात्मक भी होता है और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो उसको हटा सकें और मिटा सकें। और अर्चना जी अब आपसे बात करते हैं। तो अर्चना जी, जैसा कि हमने देखा कि संगीत भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है बच्चों पर, उनकी मनोदशा पर, आपने कहा। तो अभी भी हमारे बच्चे जो है आपको सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनके चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाए और हमारे चेहरे पर भी, तो क्यों ना आपसे एक बढ़िया सा गीत सुन लिया जाए। अभी हाल ही में आशा भोसले जी का जन्मदिन निकला है, तो क्यों ना आज हम उनको अपना एक स्वरांजलि दें। आइडल है वो, परिचित नाम है। तो एक गज़ल, बहुत खूबसूरत गज़ल है, कोशिश करती हूँ उनकी। जी स्वागत है। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया बिल्कुल अर्चना जी आपको सुनकर। और कहते हैं सही बात है कि संगीत से माहौल एकदम चेंज हो जाता है ना विवांशु जी, और मन तन बिल्कुल तरोताज़ा सा हो जाता है। बिल्कुल विवांशु जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि चलिए रियाज तो एक अपने आप में अलग चीज़ होती है, संगीत अलग चीज़ होती है, संगीत सीखना बाकी चीज़ सीखना अलग हो जाता है, लेकिन बाल श्रम एक अलग बात हो जाती है। अगर बात बाल श्रम की जाए तो बहुत से कानून अधिनियम तो बने हुए हैं, लेकिन बाल श्रम को हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, बाल श्रम एक प्रकार से सामाजिक बुराई भी है जी, और परिवारों की आर्थिक स्थिति भी इसका एक बड़ा कारण है जो बच्चों से श्रम कराया जाता है।
अभी 2016 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाल श्रम कानून में थोड़ी सी और कड़ाई करते हुए और सज़ा को बढ़ाया है। पहले सज़ा में थोड़े सा कम प्रावधान थे, तो अब सज़ा को बढ़ा दिया गया है और 2 हिस्से में बाल श्रम को कर दिया गया है। एक एडोलसेंट अर्थात किशोर और बाल, 14 वर्ष तक के जो हैं वो बाल में आते हैं और उससे जिन्होंने 14 वर्ष पूरा कर लिया है और 18 वर्ष नहीं किया है वो किशोर श्रेणी में आते हैं। तो एक तो ये तय है कि भारत के संविधान के अनुसार भी कोई भी खतरनाक कामों में बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 18 वर्ष तक के बच्चे का किसी भी खतरनाक काम में इस्तेमाल नहीं किया सकता। लेकिन जब बात आती है 14 वर्ष तक के बच्चों की, तो वहाँ तो साफ तौर पर ये कहा गया है कि उनके लिए स्कूल जाना सबसे अनिवार्य है। स्कूल के बाद के समय में परिवार के किसी काम में वो सहयोग कर सकते हैं, श्रम नहीं कर सकते। और उसके लिए भी बाकायदा समय निर्धारित है कि कितनी देर परिवार के काम में वो सहयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि मनोरंजन और इस सब में भी ये अब बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि बच्चों का इस्तेमाल, यदि कोई मनोरंजन के क्षेत्र में कहीं बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके भोजन पानी, उनके थोड़ा सा आराम करने का समय निर्धारित करें। बच्चे कहीं परफॉर्म कर रहे हैं या हम उनको ले रहे हैं, जैसे कि अब बिल्कुल अजना जी भी हमारे साथ हैं, तो उनका भी हमको पूरा ख्याल रखना है। ये बाल श्रम कानून में बिल्कुल साफ तौर पर उल्लिखित कर दिया गया है। और यही नहीं, बाल श्रम कानून में, नए बाल श्रम कानून में ये भी प्रावधान कर दिया गया है कि यदि बच्चा स्कूल 30 दिन से लगातार नहीं आ रहा है तो स्कूल के हेडमास्टर की ये जिम्मेदारी है कि वह यह जानकारी ले कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। दायित्व सीधे हेडमास्टर जी पर निर्धारित कर दिया गया है, क्योंकि हमें ड्रॉप आउट रेट कम करना है। बच्चा स्कूल तो आ रहा है लेकिन आने के बाद नहीं आ रहा है। ये सब इस अभी बीच में आपने बड़ी अच्छी बात करी थी कि ये गरीब बच्चों को, इसके लिए जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनको स्कूलों तक लेकर आने के लिए राष्ट्रीय बाल आयोग के साथ मेरे लगातार व्याख्यान पूरे देश में चल रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य लोगों को मैं इस बारे में जागरूक कर रहा हूँ कि किस तरीके से स्ट्रीट चिल्ड्रंस को जो कचरा बीनने वाले और दूसरे बच्चे हैं, इनको कैसे हम शिक्षा विभाग की मदद से स्कूल तक लेकर आए, जिससे प्रत्येक बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। तो ये सब बड़ी जिम्मेदारियां हैं हम सब के ऊपर। तो शिक्षा के माध्यम से ही बाल श्रम को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। बाल श्रम में ये होता है कि बच्चे की आय सीमित हो जाएगी, शिक्षा प्राप्त करके यदि अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा तो वो उसका फैलाव जो है किसी भी स्तर तक से आ सकता है, वो भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है। बिल्कुल। और अर्चना जी, जैसा कि कहा कि बहुत बढ़िया बात है, और बच्चे ही हम बिल्कुल बोल ही रहे हैं कि देश है, बच्चे हैं हमारे, और वही आने वाला कल है, बच्चे ही कल का भविष्य हमारे। अर्चना जी, हम चाहते हैं कि जैसा कि संगीत का आपने बताया कि किस तरह से मन पर और उनकी बुद्धि पर असर होता है, तो मैं चाहूँगी कि आप एक अच्छा सा संदेश हमारे दर्शकों को दें कि संगीत के साथ साथ बच्चों के साथ साथ जो मतलब पेरेंट्स भी हैं वो किस तरह से और एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को लेकर आएँ और संगीत से जुड़े और किस तरह से उनके जीवन का विकास में वो सहायक बन सकता है। जैसा कि विभांशु जी ने कहा कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखें बच्चों को, और पेरेंट्स बराबर ध्यान रखें कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है सोशल मीडिया में, और बच्चों को जितना शिक्षा ज़रूरी है उतना ही बच्चों को खेल कूद और संगीत योग से भी बच्चों को जोड़ें, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रॉपर हो सके। और ये इतना अच्छा मौका है, तो मैं विभांशु जी से एक सवाल मेरे भी मन में आ रहा है कि स्पेशल चाइल्ड के लिए कुछ सुविधाएं क्या हमारी सरकार दे रही है? ये मेरे मन में आया भी, तो मैंने कहा ज़रूर, मैंने कहा कि स्पेशल चाइल्ड के लिए क्या सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है, तो मेरा भी एक सवाल है। जी बिल्कुल, 2016 में भारत में एक कानून आया है, पर्सन ऑफ विद डिसेबिलिटी एक्ट है, उसमें 21 तरीके की डिसेबिलिटीज़ हैं। हाँ, और स्कूलों को ख़ास तौर के निर्देशित होते हैं कि किसी भी तरीके का भेदभाव बच्चे के साथ स्कूल में नहीं होना चाहिए। यदि वो स्पेशल चाइल्ड है उसको पूरा सहयोग दें, उसको पूरा समय दें, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस में मदद दें, और यदि कहीं स्पेशल चाइल्ड के साथ किसी भी तरीके का अत्याचार हो रहा है तो उसके पास, उसके पालक या अन्य आदमी के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में इस बात की शिकायत करें। आयोग
उस स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। जी, बहुत ही बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी आपका इस सवाल के लिए, उन तमाम जानकारियों के लिए। विवांशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये बहुत लंबा विषय है और इस पर जो है हम आगे भी चर्चा करेंगे और आगे भी तमाम जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। और आज इस कार्यक्रम नमस्कार MP में आप सभी को नमस्कार। इतिहास में क्षमता है स्वयं को दोहराने की और वर्तमान